उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है और कई सारी मृत शरीर जो हैं उनके अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा जी। सर, आप खुद वहां पे दौरा करके आए, क्या आपने देखा? अभी तक अगर बात करें तो लगभग 10 दिन होने को आए हैं और अभी तक कई सारी बॉडीज रिकवरी नहीं हुई है अभी तक। देखिए, तमाम तरह की घोषणाओं के बावजूद भी राज्य सरकार के द्वारा भी, भारत सरकार के द्वारा भी, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बयान के बाद भी और प्रधानमंत्री के ये कहने के बावजूद भी कि हम हर तरह से उत्तराखंड सरकार के साथ हैं, हमारी सहानुभूति, हर संभव हम उनको मदद करेंगे। मैं 7वें दिन घटनास्थल पर पहुंचा था और 7वें दिन तक 7 दिन होने के बावजूद उस दिन लगभग 35 लोग जो एनटीपीसी के टनल में फंसे हुए थे, उनकी संभावना न्यूनतम हो जा रही थी। तमाम प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के लोग अपनी क्षमताओं से लगे हुए थे, लेकिन हाथ बंधे थे क्योंकि उस तरह के उपकरण उनके पास थे नहीं। रेस अगेंस्ट टाइम हो रही थी। 35 फीट तक गाद भरा चुका। प्रश्न ये है, जो 8वें दिन 5 लाशें टनल में मिली और 6 लाशें बॉडीज़ ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के पास मिली, अगर समय रहते हमारे रिस्पांस टीमों के पास उस तरह की विषम परिस्थितियों में फंसे हुए लोगों को निकालने के उपकरण, टेक्नोलॉजी होते, क्या लोगों को हम अच्छी तरह से और मदद कर सकते थे? 204 लोगों के लापता होने की सूचना है और उसमें से अधिकांश मुझे ये लगता है या तो टनल में और ज़्यादा लोग ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट पे दल के आके दबे हैं। लोगों ने जिंदा रहने के लिए कोशिश भी की होंगी, जैसे कि टनल वाले कल की सूचना की 5 लोग टनल की छत से चिपके हुए मिले। तो आखिर हम तमाम घोषणाओं के बावजूद इस तरह की आपदाओं की कल्पना की जा सकती थी। लैंडस्लाइड, एवलांच नेचुरल फिनोमेना हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर आपने उनको मौत के मुहाने पर जो प्रोजेक्ट बनाए थे, इनके लिए कौन जिम्मेदार है? सवाल है उनको बचाने के लिए आपने क्या तैयारी की थी? इस फ्रंट में सरकार पूरी तरह से असफल हुई है। इसलिए कहा जा सकता है कि अगर ये जितनी प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक घटना तो ऊपर अपर हिमालय में घटी है, जहाँ पर एवलांच छूटा है, नीचे वाली घटना मैन मेड घटना थी और उसके लिए सरकारें तैयार नहीं थी। तो सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, ये कहते हुए कि ये प्राकृतिक आपदाएं थी। इसलिए ये इस घटना का जो अभी मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ा दुखद पहलू है कि हम उस तरह से तैयार ही नहीं थे। बाकी सवाल तो दूसरे सवाल है कि जो लोग अभी वहाँ जिंदा है या किस हालत में है, उनके लिए सरकारें क्या करने जा रही है? आपने 6 लाख दे करके, राज्य सरकार ने 4 लाख, भारत सरकार ने 2 लाख रुपए की घोषणा करके अपनी जिम्मेदारी पर ली है, जिनका सब कुछ लूट गया। पावर प्रोजेक्ट की मशीनें, चाहे एनटीपीसी हो या प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, उनको तो सरकार सहायता दे देगी, उनको वो इंश्योर्ड है, वहाँ से मदद मिल जाएगी। लेकिन जिन परिवारों के ब्रेड विनर, परिवार का खर्च चलाने वाले लोग चले गए, उनका क्या होगा? क्या उनके बारे में हम सोच रहे हैं? जो लोग अभी तक नहीं मिले हैं, वो सरकारी सहायता के पात्र कब बनेंगे? इस पर अभी कोई सरकारी नीति तय नहीं है, क्योंकि सरकारी सहायता उसी स्थिति में मिलेगी जब उन होगा कि ये लापता हो गए, मृत्यु हो गए, तो उसके हकदार वो तभी बनेंगे। तो बुनियादी सरकार को एक तो आपदा जो राहत आपने मुआवजा की राशि दी है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा, जो आपने घोषित 204 लोगों को कहा है कि ये इस आपदा के शिकार हुई है, उनके परिवार को, हर परिवार को कम से कम एक रोज़गार को सुनिश्चित करना होगा, चाहे राज्य सरकार करे, भारत सरकार करे या जो कंपनियां वहाँ पर काम करते उनके माध्यम से करे। उन परिवारों के बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। सर, मुआवजा कितना दिया जाना चाहिए? क्योंकि आपने मुआवजे की रकम की बात की जो 6 लाख रुपए, आपके अनुसार कितना होना चाहिए? नहीं भाई, मेरे अनुसार नहीं, सरकार को इन परिस्थितियों में
जहाँ उनकी कोई वो नहीं है, दोष नहीं है। ये हादसे के लिए पूरी तरह सरकारी नीतियाँ ज़िम्मेदार हैं। उनके परिवार के वो रोज़गार का आसरा चले गए, तो कम से कम इतना तो मिलना चाहिए जिससे परिवार के दुखी आंसुओं को हम कुछ पोंछ सकें। कुछ लोगों को लगे कि हमारे लोगों ने क्या कहते हैं इस देश के विकास के लिए अपने आप जीवन को समर्पित कर दिया। कुछ ये तो उनको फील हो कि सरकारें इस संकट के घड़ी में हमारे साथ, हमारे परिवारों के साथ खड़ी हैं। लेकिन नहीं तो क्या होगा? देश के विकास का हिस्सा सूट बूट पहनने वाले बड़े देश के क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को मिलेगा, बड़े लोगों को मिलेगा, और उनके विकास के लिए उनके महलों के महल को बनाने के लिए गरीब आदमी, कर्मचारी, अधिकारी अपना बलिदान करेगा। तो ये दो अंतर तो नहीं होना चाहिए। इसलिए सरकारों को एक समुचित मुआवजे के लिए कि राशि तय करनी चाहिए, जैसे उसने विभिन्न घटनाक्रमों के लिए तय किए हैं। सर एक आखिरी सवाल है, महंगाई को लेकर कांग्रेस भी आज देहरादून में प्रदर्शन कर रही है और देश भर में जो पेट्रोल के दाम हो चाहे गैस के दाम हो लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कि अन्य फल, दूध, सब्जियों में भी दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, 28 तारीख को मैंने अपनी गाड़ी में डीजल पेट्रोल भराया था। उस दिन 86 रुपया पेट्रोल चल गया था, और आज 10-15 दिन हो रहा है 90 के पास का कर चुका है। और मध्य प्रदेश में तो कल की जो रिपोर्ट है कि वहाँ सेंचुरी पास कर लिया। केंद्रीय बजट आया, आपने किसानों को तो कोई राहत नहीं दी, किसानों के नाम पर डीजल और पेट्रोल में और सेस बढ़ा दिया। तो सवाल है, एक तरफ दुनिया में पेट्रोल हमारे बगल के देशों में सस्ता है, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक तंज भी किया है कि रावण के देश में पेट्रोल सस्ता है और राम के देश में पेट्रोल महंगा। आखिर क्यों? तो सरकार को इस संदर्भ में समझना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने का मतलब है कि उसका अन्य चीज़ों में महंगाई पर असर पड़ेगा। और मुझे ये लगता है कि भारत सरकार ने मान के लिया है कि अभी चुनाव बहुत दूर है, इसलिए हमको सिर्फ अपने कुछ मित्रों के लिए ही, अपने 4-5 मित्रों के लिए उनकी तिजोरियों को भरना है। गरीब जनता का ध्यान तो हम तब रख लेंगे जब चुनाव आएंगे, तो ये 4-5 मित्र हमारे लिए फिर अपना जो खजाना इन्होंने कमाया है उसमें से थोड़ी सी राशि हमारे लिए छोड़ देंगे, हम चुनाव जीत लेंगे। नहीं तो सरकार क्यों कहाँ किस फ्रंट पे है? कल तक एकदम थोड़ी सी महंगाई पर बवाल आसमान खड़ा करने वाले तमाम केंद्रीय मंत्रीगण बताएं कि अचानक गैस सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा दिए गए। मुझे लगता है 1 महीने के अंदर गैस सिलेंडर भी 1000 की सीमा को पार करने वाला है। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर पेट्रोल भी देश में ये 100 की सेंचुरी पार कर लेगा। उत्तराखंड में हमारे पिथौरागढ़ में 95 तक पहुंच चुका है। तो पूरे मिलाते सरकार की नीतियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसका मतलब सरकार चाहती है कि महंगाई बढ़े। इस संकट के काल में, कोरोना के काल में, जब लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, राहत देने की बात होनी चाहिए थी। ऐसे समय डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ना जले में नमक से छिड़कना जैसा है। सरकार को इन दामों को, बढ़े हुए दाम को तुरंत, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो या गैस के दामों पर वापस लेना चाहिए। अगर आपके हाथों से मार्केट की मैकेनिज्म को आपने बात की थी, इसको सरकारी नियंत्रण में फिर लेना चाहिए। अगर मार्केट कंपनी आपका के साथ खड़ा नहीं है, पुराना मैकेनिज्म लागू कीजिए। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जिनका कहना है कि सरकार की नीतियों में महंगाई कम करना नहीं है, और यही कारण है कि लगातार पेट्रोल पदार्थ के जो दाम हैं वो बेलगाम हो रहे हैं और कई जगह पर तो सेंचुरी मार दिए हैं। कृष्ण धर्मरतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।